आगमन और निगमन विधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आगमन एवं निगमन विधि। यह हमारा साइकोलॉजी का दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम पहला चैप्टर आपको शिक्षण विधियां बता रहे हैं। और हमने बताया था आप लोगों को क्लास में कि शिक्षण विधियां जो होंगी टेट और सुपर टेट के लिए 15 क्वेश्चन वेब होता है शिक्षण विधियां से। तो आज हम शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इस शिक्षण विधि में आपको अनुकरण विधि पढ़ा दिया था, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज हम आगमन और निगमन विधि के बारे में जो होता है आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, आगमन और निगमन विधि को हम साथ में लेकर के चलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। तो आगमन और निगमन विधियों में हम देखेंगे। देखिए, आगमन आधन गमन आगमन, और जबकि इसमें बना गया निधन गमन निगमन। बस आप केवल क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तो पूर्ण रूप से क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। आगमन और निगमन विधि है क्या, बड़ी आसान चीज होती है। आप बहुत सरल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन, आ का मतलब होता है कि उदाहरण। आ का मतलब क्या होता है, उदाहरण। आगमन का अर्थ होता है जाना। मतलब कि इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम की तरफ बढ़ा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाएगा, पहले उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाता है। इस विधि में, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देने के बाद फिर नियम की तरफ बढ़ा जाता है, नियम की ओर बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है। क्वेश्चन यही समझिएगा। पूरे आगमन और निगमन विधि को एक सरल तरीके से आप लोगों को हम समझाएंगे। दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कि देखेंगे, आ मतलब उदाहरण होता है, गमन मतलब जाना होता है। अर्थात पहले उदाहरण दिया जाए, फिर नियम की ओर अगर बढ़ा जाता हो, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ा जाता है, तो वो आपके क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है। नि मतलब होता है नियम, नि मतलब नियम। आगमन का मतलब आपको पता चल गया कि जाना। मतलब कि इस विधि में पहले नियम दिया जाता है, इसके बाद नियम की तरफ बढ़ा जाता है, उदाहरण की तरफ बढ़ा जाता है। पहले क्या किया जाता है, इस विधि में पहले नियम दिया जाता है, पहले क्या किया जाएगा, नियम दिया जाता है, तब जाकर के नियम की तरफ बढ़ा जाता है, अर्थात उदाहरण की तरफ बढ़ा जाता है, नियम की तरफ बढ़ा जाता है। दिया गया नियम, इसके बाद नियम की तरफ बढ़ा गया। देखेंगे उदाहरण में क्या होता है। अगर हम इस पे सोपान और चरण को याद देखें, सोपान और चरण की बात अगर करें, इसमें क्या होगा, पहले ये चीज होता है कि जो अध्यापक होता है, अध्यापक जो होगा इसमें क्या करता है, उदाहरण देता है। इसमें क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा, पहले उदाहरण देता है, और जो छात्र होता है, छात्र इसका क्या करता है, निरीक्षण करता है, निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष या नियम निकालेगा। निष्कर्ष और इसमें नियम के बाद जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। हमने कहा कि पहले उदाहरण दिया जाए, फिर नियम की ओर बढ़ा जाता है। सोपान, अध्यापक उदाहरण देता है, छात्र निरीक्षण, निष्कर्ष और नियम, और इसके बाद परीक्षण करता है। जबकि हमने इसमें कहा निगमन का, पहले नियम दिया जाता है, इस विधि से पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद नियम की ओर क्या किया जाता है, बढ़ा जाता है। इसका मतलब इसका सोपान अगर चरण आप देखेंगे, अगर इसका सोपान और चरण आप देखें, तो पहले क्या इसमें जो होता है, अध्यापक जो होगा, अध्यापक जो होगा उदाहरण भी देगा। अध्यापक क्या करेगा, उदाहरण भी देता है। इसमें पहले नियम दिया जाता है, तो अध्यापक पहले क्या करेगा, नियम बताएगा। इसके बाद अध्यापक ही क्या करेगा, एग्जाम्पल भी देगा। अर्थात अध्यापक ही क्या करता है, उदाहरण को भी बताता है। जब अध्यापक उदाहरण बताता है तो उदाहरण के द्वारा जो होता है, छात्र क्या करते हैं, निरीक्षण
निरीक्षण और निष्कर्ष या परीक्षण कहते हैं। निरीक्षण और परीक्षण दोनों कार्य करने का कार्य किसको होता है? छात्र को दिया जाता है। किसको होता है? छात्र को। अब आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या है। कहता आप देखेंगे आगमन, आ से उदाहरण, और गमन मतलब जाना। पहले उदाहरण दिया जाए फिर नियम की ओर बढ़ा जाए, उसे आगमन विधि कहते हैं। अध्यापक उदाहरण देता है, छात्र निरीक्षण, निष्कर्ष, नियम, फिर परीक्षण करता है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम दिया जाता है, इसके बाद नियम की तरफ बढ़ा जाता है। इसमें क्या करता है? अध्यापक नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है, इसके बाद छात्र निरीक्षण, परीक्षण तथा निष्कर्ष निकालता है। अब ये दिमाग में छोड़िए कि उदाहरण दिया जाएगा। एग्जाम्पल सोचिए कि अगर उदाहरण दिया जाएगा और इसके बाद नियम की तरफ बढ़ा जाता, मतलब आपको अगर एग्जाम्पल कोई देता है टीचर, तो आप क्या करते हैं? उस एग्जाम्पल के आधार पर क्या करते हैं? रट के जाते हैं? नहीं, खोजते हैं। उसी तरह से क्या करें? खोजेंगे। इसका मतलब क्या होगा? यही आप समझिए कि इसका मतलब होता है कि जो आगमन विधि होती है, उदाहरण देकर के आपने, तो ये आगमन जो विधि होती है खोज के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके? खोज के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपने खोजना, उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ये खोज के सिद्धांत पर आधारित होगी। जबकि अगर नियम दिया जाए, पहले अध्यापक क्या करता है? नियम देता है, नियम दिया जाए और फिर बढ़ा जाए उदाहरण की तरफ या नियम की तरफ बढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है कि अध्यापक इसमें क्या करता है? छात्र ये रटने के सिद्धांत पर आधारित होता है। कितने? रटने के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। रटने के सिद्धांत पर ये आधारित होगा। अब आप दिमाग सोचिए, खोज के सिद्धांत पर दो विधि का प्रयोग करते, एक तो प्रयोग विधि होता है, दूसरा सहयोग विधि होता। इसमें दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग विधि और दूसरी चीज होती है, क्या होती है? सहयोग विधि। खोज के सिद्धांत पर आगमन में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, खोज विधि और सहयोग विधि होता है। जबकि रटने के सिद्धांत पर जो होता है, इसमें रटने का मतलब होता है कि जो मूल विधि हो, नियम बनाया गया हो, मूल विधि, या फिर पाठ्य पुस्तकों का क्या करें? विधि अपनाते हैं। किसका? पाठ्य पुस्तक विधि को क्या करते हैं? अपनाते हैं। पाठ्य पुस्तक की विधि को क्या करते हैं? इसमें अपनाया जाता है। अब देखेंगे, इसका मतलब होता है अगर उदाहरण से खोज के सिद्धांत पर अगर आधारित होता है, इसका मतलब होता है व्याकरण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी वो खोज के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। क्योंकि ये क्या कहा जाता है? आगमन विधि जो होती है व्याकरण की जो होती है सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? क्योंकि खोज पर आधारित है, इसलिए व्याकरण की क्या की जाएगी? सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जबकि निगमन विधि जो होती है ये प्राचीन कह सकते हैं या परंपरागत विधि मानी जाती है। निगमन विधि क्या होती है? प्राचीन, या हम कह सकते हैं नियम बनता है, परंपरागत विधि मानी जाती है। क्योंकि आप नियम लिखा जाता और नियम को पढ़ करके आपने रट करके जो होता है आप उदाहरण या नियम की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है कि परंपरागत विधि कहलाए, या तो फिर कहे कि प्राचीन विधि होगा। जबकि खोज के सिद्धांत पर अगर आप बढ़ते हैं, आगे हैं, तो इसका मतलब होता है ये व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, हमने फिर इसी पे आधार पे आपको बताया कि रटने और खोज विधि के सिद्धांत की जो कार्य होगा। देखिए इसमें इसका पूरा अगर दूसरा नाम अगर लिखा जाए आगमन विधि या निर्गमन विधि को, आगमन विधि का दूसरा नाम, इसका मतलब खोज के सिद्धांत पे करेंगे तो कोई खोज करेंगे तो इसका मतलब होता है उसका विश्लेषण करेंगे। इसलिए इसका दूसरा नाम जो रखा गया है, दूसरा नाम इसे जो रखा जाता है वो क्या कहलाता है? आगमन विधि का विश्लेषण विधि कह सकते हैं इसे। किस कौन सा? विश्लेषण विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कही जा सकती है? अर्थात विश्लेषण विधि कहा जाता है। लेकिन अगर आप क्या करें, नियम पढ़ करके अगर आप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये जिसका अगर दूसरा नाम दिया जाए निगमन का, तो इसका मतलब ये विधि जो कहलाती है, अर्थात कौन विधि कहलाती है? सिद्धांत विधि कहलाती है। कौन विधि कहलाती है? सिद्धांत विधि के नाम से जाना जाता है। अगर किसी चीज में आप सोचिए, अगर विश्लेषण करते हैं उसका
और कोई चीज नियम पढ़ करके आप रट करके अर्थात रट के सिद्धांत पर आगे बढ़े और फिर कोई एग्जाम्पल देता उसके आधार पर बढ़े तो समय किसमें लगेगा? रट के समय लगेगा? नहीं, आपने रट लिया है, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो खोज करके आगे बढ़ता है समय उसका लगता है। इसका मतलब होता है कि आगमन विधि में जो होता है समय और श्रम की क्या होती है? अधिकता होती है। क्या होगी? अधिकता होती है। समय की अधिकता होती है। जबकि निगमन विधि में जो होता है समय और श्रम कम लगता है, क्योंकि इसमें हम रट करके रटने के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं। जबकि उदाहरण रहता है हम विश्लेषण करते हैं, इसलिए समय ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए जो होता है इसमें अधिकता होती है, जबकि इसमें श्रम और समय की दोनों की क्या होती? कमी होती है, अर्थात कम लगता है। अब आप देखेंगे इसका मतलब निष्कर्ष तो आपका आगमन और निगमन विधि में यही निकला कि विद्यार्थी जो होता है स्वयं, देखिए आगमन निगमन विधि में, आगमन और निगमन में निष्कर्ष क्या निकला? मतलब होता है विद्यार्थी स्वयं नियम निकालता है और इसलिए ज्ञान अस्थायी और अस्पष्ट होता। किसमें? आगमन विधि में। उदाहरण दे दिया गया, इसका मतलब विद्यार्थी जो तो स्वयं नियम निकालेगा। अगर आप टीचर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसी एग्जाम्पल के आधार पर जो होता है कोई विद्यार्थी होता है और वो क्या करता है नियम और जो होता है नियम निकालता है या नियमों को निकालता है या नियमों को क्या करता है? निकालता है। जब नियमों को निकालता है तो इसका मतलब वो नियम वही निकाल रहा है। इसका मतलब जो उसका ज्ञान होगा, जो उसको प्राप्त ज्ञान होगा, वो क्या हो सकता है? प्राप्त ज्ञान जो होगा वो क्या होगा? अस्थाई होगा और क्या होगा? अस्पष्ट होगा। लेकिन परंतु इस विधि में, आगमन विधि में क्या होता है? रट करके आप आगे बढ़े हैं, इसका मतलब होता है रटन भूल गए। इसका मतलब वो ज्ञान क्या होगा? अस्थायी होगा नहीं। कोई चीज रट करके अगर आप बढ़े और कोई चीज खोज करके आगे बढ़े, दोनों में डिफरेंस होता है। और यहाँ एग्जाम्पल देकर छात्र विद्यार्थी स्वयं निकालने का नियम निकलता है, इसका मतलब ये अस्थायी होगा और अस्पष्ट होगा। लेकिन आप किसी चीज को रट करके आगे बढ़ेंगे तो नियम होगा। निगमन विधि में क्या होता है? इसका मतलब ये जो होता है अस्थायी होता है और फिर क्या होता है? अस्पष्ट होता है। अस्थायी और अस्पष्ट होगा। इसे सिद्ध होता है कि नियमों का निकालना प्राप्त ज्ञान जो होता है, अपने एग्जाम्पल दे करके कोई अध्यापक एग्जाम्पल देता है और छात्र उस नियम को निकालता है और निकाल करके ज्ञान जो प्राप्त करता है वो ज्ञान जो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक स्थिति कहलाती है। कौन कहलाती है? मनोवैज्ञानिक स्थिति कहलाती है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, या आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक विधि होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विधि होता है। इसका मतलब होता है रट करके आगे बढ़ना। ये क्या होगा? अमनोवैज्ञानिक विधि। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, रट करके आगे की तरफ बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। याद रखिए कि जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है उससे क्या होगा एग्जाम्पल में कि ज्ञात से हम किधर बढ़ते हैं? अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से किधर? अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। स्थूल से हम किधर बढ़ेंगे? स्थूल से इसमें किससे बढ़ते हैं? सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, अर्थात सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे, अमूर्त की तरह अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि सामान्य से या विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ेंगे। विशिष्ट से जो होते हैं मनोवैज्ञानिक विधि में सामान्य की ओर बढ़ते हैं। जबकि ठीक अमनोवैज्ञानिक में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ेंगे और सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक विधि में जो ज्ञात होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब होता कि विद्यार्थी किसमें सक्रिय होगा। अब एग्जाम्पल आप सोचिए कि जो आगमन और निर्गमन विधि में जो होता है, अगर इसमें विद्यार्थी रट करके आगे बढ़ता है और एक अध्यापक जो होगा उदाहरण दे करके विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है। एक ही उदाहरण,
और एक विद्यार्थी जो था रट करके आगे बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि रटने की विद्या और उदाहरण दे करके उसके आगे विश्लेषण की विधि, किसमें जो होता है विद्यार्थी सक्रिय होगा, अर्थात विद्यार्थी जो सक्रिय हो जाता है, अर्थात आगमन विधि में जो होता है विद्यार्थी सक्रिय होता है। क्या होता है? विद्यार्थी सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जबकि किसी नियम को रट करके अगर आगे बढ़ना होगा तो विद्यार्थी खोज और सोच नहीं सकता है, इसलिए विद्यार्थी जो होता है वह निगमन विधि में विद्यार्थी जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। विद्यार्थी क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जब इसमें सक्रिय रहेगा, विद्यार्थी किसी चीज में सक्रिय तभी रह सकता है जब विद्यार्थी क्या करे? अध्यापन में क्या दिखाए? सक्रिय तभी रह सकता है विद्यार्थी जब अध्यापन में क्या करे? सरस और रुचिकर हो। क्या हो? सरस या रुचिकर होता हो, तभी तो सक्रिय है। और निष्क्रिय में क्या होगा? ये निष्क्रिय में जो विद्यार्थी होता है, इसमें जो होता है सरस की जगह क्या होता है? इसका जो अध्यापन होता है, इसका जो अध्यापन होता है नीरस और अरुचिकर होता है। क्या होता है? नीरस और अरुचिकर होता है। नीरस और अरुचिकर होता है। जो आगमन विधि होगा वह जो होता है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस कक्षा के लिए? छोटी कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं के लिए जो होता है उपयुक्त माना जाता है। जबकि जो निगमन विधि होती है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके? बड़ी कक्षाओं के लिए जो होता है उपयुक्त मानी जाती है। इसमें छोटी कक्षाओं में एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, लड़कों को उदाहरण दे देता है अध्यापक, क्या करते हैं लड़के उसी उदाहरण पर एग्जाम्पल लगाते हैं। जबकि बड़ी कक्षाओं में जो होता है रटने की विद्या जाता है। इसलिए निगमन विधि को हम बड़ी कक्षाओं में उपयोग करते हैं और आगमन विधि को जो होता है छोटी कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि आगमन विधि और निगमन विधि में क्या डिफरेंस होता है। इतनी क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगमन विधि या निगमन विधि से क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछा जाता है तो बड़े आराम से आंसर आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा वाचन विधि अर्थात वाचन विधि जो होता है। वाचन का मतलब होता है बोलना या तो पढ़ना। तो कल हम आपसे मिलते हैं वाचन और विधि से क्या उसमें होता है, आपको एकदम सरल तरीके से एग्जाम्पल देंगे और क्या करेंगे, आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे कल की वीडियो में।